नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द हॉरर गैलरी में आप सभी का स्वागत है। प्यार, ये शब्द सुनने में ही कितना प्यारा है। प्यार अपने आप में एक ऐसी अनोखी चीज़ है जो हर रिश्ते में अपना अलग अलग रंग बिखेरता है। चाहे वो माँ और बच्चों के बीच का हो, या भाई बहन का हो, या फिर पति पत्नी के बीच का हो। आज की कहानी एक ऐसी जोड़े की है जो प्यार और विश्वास से एक दूसरे में शादी के बंधन में बंधे हुए हैं। ये इश्क की ऐसी दास्तां है जो किसी एक का जुनून किसी दूसरे के प्यार भरे जीवन को भयानक रूप लेने में मजबूर कर देता है। मेरा नाम शीतल है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए मैं बेंगलुरु में रह रही थी। उन दिनों मेरी मुलाकात सुशांत से हुई, जो कॉलेज में मेरा सीनियर था। वो भी मुंबई से ही बिलोंग करता था। पढ़ाई के लिए ही वो भी बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था, मेरी तरह। हर रोज किसी ना किसी बहाने मेरे सामने आ जाया करता था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो मुझे प्यार कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था, लेकिन मेरे प्यार को उसके सामने बयां करने में मैं भी शर्म से झिझक रही थी। एक दिन ऐसा आया कि बिना किसी बहाने के सुशांत मेरे सामने आया और एकदम से अपने मोहब्बत का इजहार किया, और मैं ना नहीं कह पाई। तब से हमारा रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता गया। आखिरकार कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सुशांत के पिता का अपना ही कारोबार था और अब उसे सुशांत को संभालना था। इसलिए उसके पिता ने सोचा कि अब तो पढ़ाई खत्म हो गई है और जल्दी से सुशांत की शादी भी हो जाए, तो उसे बिजनेस पे सौंप कर अपना फर्ज पूरा करे। सुशांत ने अपने माता पिता से हमारे रिश्ते के बारे में बात की और शादी के लिए उन्हें मना भी लिया। एक दिन सुशांत के घर वाले मेरे घर शादी का रिश्ता लेकर आए और दोनों परिवार ने मिलकर बड़ी धूमधाम से हमारी शादी भी कराई। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, अरे इस कहानी में तो प्यार ही प्यार है। दो लोगों ने प्यार किया, शादी हो गई, ऊपर से अच्छी खासी जिंदगी भी है और हो गया हैप्पी एंडिंग। अगर ऐसा है तो आप गलत सोच रहे। शायद किस्मत ने भी कुछ ऐसे ही सोचा होगा। इतनी प्यार भरी जिंदगी नियति को मंजूर नहीं थी। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई और मेरी जिंदगी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया, जिससे उभरने में मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम दोनों सुशांत के पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे। ऑफिस आने जाने में आसानी हो, ये सोचकर सुशांत ने ऑफिस के पास में ही एक बड़ा सा घर खरीद लिया था। शादी के बाद से हम दोनों उसी घर में रहने लगे। एक दिन अचानक से मेरे घर की डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा निशा आई हुई थी। निशा सुशांत और मेरी म्यूचुअल फ्रेंड थी। हम दोनों के इतने करीबी दोस्त होने के बावजूद भी निशा हमारी शादी अटेंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसी दौरान निशा के पिता का अचानक से हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। बहुत अफसोस की बात है। वो जब मेरे घर आई तब बहुत मायूस दिख रही थी। मैंने उसे गले से लगा लिया तो वो जोर से रोने लगी। उस वक्त कैसे भी करके मैंने उसे शांत किया। कुछ समय बीतने के बाद उसने अपने आप को संभाला और हम दोनों ने खूब बातें की और शॉपिंग के लिए भी बाहर जाने का डिसाइड किया। निशा शादी का तोहफा बोलकर मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सोने की नेक चेन लाई थी। उसमें एक पेंडेंट था, जिसको खोलकर देखा तो उसमें एक तरफ मेरी और दूसरी तरफ सुशांत का फोटो था। मुझे वो बहुत पसंद आया। निशा ने उसे मेरे गले में पहनाते हुए कहा कि इस चेन को अपने से कभी अलग मत करना, मेरी दोस्ती का वास्ता है तुम्हें। मैंने कहा, अगर तुम अभी से उतारने के लिए कहोगे तो भी मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। इतना पसंद आया है मुझे तुम्हारा ये तोहफा। उस दिन हम दोनों मिलकर बाहर शॉपिंग मॉल चले गए और बहुत सारा शॉपिंग किया। मेरा वो दिन
इतनी हंसी खुशी बीत गया कि मानो मैं फिर से कॉलेज के दिनों को वापस से जी रही थी। रात होने के बाद सुशांत जब घर आया तो उसने भी नोटिस किया और कहा, तुम पर तो यह हार बहुत जच रहा है, कहाँ से खरीदी तुमने? तो मैंने कहा, ये मैंने नहीं खरीदा है, आज निशा आई थी मुझसे मिलने और उसी ने मुझे ये गिफ्ट किया है। हमारे शादी का उपहार है ये, कैसा लगा? मुझे तो ये हार बहुत पसंद आया। मेरी खुशी को देखकर सुशांत ने भी मुस्कुराकर कहा कि मुझे तो इस हार से ज़्यादा तुम्हारी ये स्माइल बहुत पसंद आई। उस रात हम दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। पता नहीं उस रात मुझे बहुत बेचैनी सी लग रही थी, बिना वजह डर लगने लगा था, ऊपर से नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत देर बिस्तर पर करवट बदलती रही। मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी। देखा तो बिस्तर के पास पानी नहीं था, इसीलिए मैंने वहाँ से उठकर पानी लाने किचन गई। तो हॉल में जल रहे छोटे से बल्ब की रोशनी में मैंने देखा कि किचन में कोई खड़ा है, लेकिन उस मंद रोशनी में मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन है या फिर क्या है। थोड़ा गौर से देखने के बाद मुझे लगा कि कोई औरत जो बिना कपड़े की खड़ी है। उसका पूरा बदन कीचड़ से भरा हुआ है और शरीर कहीं कहीं से जली हुई है। काला गंदा शरीर और उसके वो सूखे बिखरे बाल देखकर मेरी तो जोर की चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर सुशांत भी मेरे पास दौड़ा चला आया। उसने लाइट ऑन करके देखा तो मैं वही सहमी खड़ी थी। उसने मुझे छुआ और पूछा कि क्या हुआ है। सुशांत के छूने से डर के मारे मैं बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो सुबह हो गई थी और मैं अपने बेड पे सोई हुई थी। सुशांत ने मेरे माथे पर हाथ रखकर पूछा कि आप कैसी हो, क्या हुआ था रात को जो तुम इतना डर कर बेहोश हो गई। तभी उसने महसूस किया कि मुझे तेज़ बुखार है। मैंने उससे सारी बातें बताई जो रात को मैंने देखा था, लेकिन सुशांत ने मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं किया और कहा कि कल तुम निशा के साथ बहुत घूम कर आई थी। इतने दिनों बाद ज़्यादा घूमने की वजह से लगता है तुम थक चुकी थी। शायद स्ट्रेस की वजह से तुम्हें भ्रम हुआ होगा। मैंने ज़्यादा इस बारे में बात नहीं की और सो गई। दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। हर वक्त मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी मेरी कंडीशन में कुछ ख़ास बदलाव नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे तो दवाओं से मेरा सर और भारी लगने लगा था। बात करने में भी मुश्किल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जीभ मेरे नियंत्रण में नहीं है। बूढ़ी औरत की तरह मेरे शब्द अस्पष्ट हो गए थे। मेरी आवाज़ कांपने लगी थी। एक दिन सुबह मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उस दिन सुशांत को ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था। उसे हर हाल में वो मीटिंग अटेंड करनी थी। उसी वक्त निशा घर आई। निशा को देखकर सुशांत ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। शीतल की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना है। सोच रहा था कि कैसे जाऊं। मेरे वापस आने तक क्या तुम उसका ख्याल रखोगी? निशा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं हूँ ना, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। तुम निश्चिंत होकर ऑफिस हो आओ। सुशांत के जाने के बाद निशा ने सूप बनाकर मुझे पिलाया। पीने में कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा कि बुखार की वजह से मुझे स्वाद का अनुभव नहीं हो रहा है, सब कुछ कड़वा ही लगता है। उसे पीने के बाद मैं गहरी नींद में चली गई। शाम को जब सुशांत घर आया तो निशा ने उसे अलविदा कहा और वहाँ से चली गई। थका हारा सुशांत बिस्तर पर पड़े शीतल के पास गया और उसे देखते देखते पता नहीं उसके कब आंख लग गई। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो शीतल को बिस्तर पर ना पाकर सुशांत घबरा गया। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन शीतल कहीं नजर नहीं आई। शीतल को ढूंढते ढूंढते वो घर के पीछे गया। उसने देखा कि
वहाँ पर शीतल बैठी हुई कुछ खा रही थी। गौर से देखने पर पता चला कि वो एक मरे हुए बिल्ली को खा रही थी। उस खौफनाक दृश्य को देखकर सुशांत एकदम से चौंक गया और ज़ोर ज़ोर से शीतल को पुकारने लगा। शीतल, शीतल, ये तुम क्या कर रही हो? शीतल ने मुड़कर देखा तो उसका वो भयानक रूप देखकर सुशांत खुद बहुत डर गया। शीतल का चेहरा और हाथ पूरी तरह से खून से सने हुए थे। उस मरे हुए बिल्ली के मांस को खाते समय शीतल के लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो अपने बालों को अपने हाथों से हटा रही थी, जिसकी वजह से उसके बाल पूरे खून से भीग गए थे। सुशांत को देखकर शीतल तेजी से दौड़ती हुई आई और उसके ऊपर झपट पड़ी। सुशांत को नीचे गिराकर उसका गला दबाने लगी। सुशांत अपने आप को बहुत मुश्किल से शीतल के हाथों से छुड़ाया और उसे जोर से थप्पड़ मारा। शीतल वहीं बेहोश हो गई। अब सुशांत समझ गया था कि ये मामूली सी बीमारी नहीं है, बल्कि ऊपरी हवा का काम है। सुशांत ने शीतल को खाट पर बांधा और सुबह होते ही अपने दोस्त प्रमोद के घर गया। उसने प्रमोद को अपने घर में हो रहे सारी बातें बताई। सब कुछ सुनने के बाद प्रमोद सुशांत को अपनी जान पहचान के बाबा के पास ले गया, जिसे वो अपना गुरु मानता था। शास्त्री जी की सलाह के बिना वो कोई काम नहीं करता था। उनका नाम शंकर शास्त्री जी है। उन्होंने बहुत से सिद्धियों को प्राप्त किया था। सुशांत ने गुरुजी को सारी बातें विस्तार से बताया, जिन्हें सुनने के बाद शास्त्री जी ने अपने तरीके से खोज शुरू की, ये जानने के लिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो असल में क्या है और इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। तुरंत उन्होंने एक अनोखी विद्या का प्रयोग करना शुरू किया। शास्त्री जी ने 3 प्रकार की जड़ें ली, उन्हें तेल में भिगोया और उन्हें जलाकर उसके कालिक को पान के पत्ते पर लगाया और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। इसी तरह के कुछ और प्रक्रिया करने के बाद शास्त्री जी ने कहा, सुशांत, मुझे अपने घर ले चलो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ है जो तुम्हारी पत्नी को इतने परेशान कर रही है। उसी समय सुशांत अपने दोस्त और शास्त्री जी को लेकर अपने घर आया। घर पहुंचते ही शास्त्री जी सीधे उस कमरे में चले गए जहां पर शीतल खाट पर बंधी हुई थी। बिना आंख खोले ही शीतल बोलने लगी, मेरे पास मत आना, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुमने मेरे काम में दखल देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम बहुत भयानक और विकृत मौत मरोगे। शायद मेरी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है तुमको कि अगर मैं चाहूँ तो क्या क्या कर सकती हूँ। वो ऐसे ही शास्त्री जी को चेतावनी दे रही थी, लेकिन शास्त्री जी चुपचाप अपना काम करते रहे। मंत्रोच्चार करते हुए शास्त्री जी ने अपनी थैली से विभूति निकाली और उसे बिस्तर के चारों ओर एक घेरा बना दिया। उसके बाद शीतल के शरीर पर गंगाजल छिड़कने लगे। जैसे ही बदन पर गंगाजल पड़ा, शीतल तड़प उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। शास्त्री जी अपने हाथ में रहे रुद्राक्ष की माला को शीतल के माथे पर रखा और कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगे। फिर शीतल के शरीर से उस सोने के हार को निकाल दिया। सोने की चैन निकालते ही शीतल शांत हो गई और बेहोश हो गई। सुशांत ने शास्त्री जी से पूछा, क्या आप सब कुछ ठीक हो गया है शास्त्री जी? अब फिर से तो वो आत्मा शीतल को परेशान नहीं करेगी ना? शास्त्री जी अफसोस जताते हुए बोले, ऐसा नहीं है सुशांत, ये तो तात्कालिक समाधान है, लेकिन उस आत्मा को मुक्ति देना अभी बाकी है। मैं आपको ज़रूरत के कुछ सामान बताऊंगा, उन्हें लेकर आप मेरे कहे हुए पते पर आ जाना। वहाँ पर मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ, उसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान काल भैरव पर विश्वास रखना। मैं एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का समय समय पर जाप करते रहना। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यज्ञ के बाद सब कुछ सही होगा। जय भैरव देवा, प्रभु जय भैरव देवा। ये कहते हुए शास्त्री जी वहाँ से चले गए। अगले दिन सुशांत अपने दोस्त की मदद से शास्त्री जी के कहे मुताबिक सारे सामान के साथ शीतल को लेकर उस जगह पर पहुंचा।
शास्त्री जी पहले से ही अपने कुछ शिष्यों के साथ हवन में लगे हुए थे। सुशांत और उसकी बीवी के आने के बाद शास्त्री जी उस सोने के हार में रहे पेंडेंट को तोड़कर उसके टुकड़े कर दिए। उस पेंडेंट की फोटो के पीछे कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई मिली। बस इतना ही नहीं, उस पेंडेंट के धातु के ऊपर अजीबोगरीब चित्र और मंत्र लिखा गया था। इसे देखने के बाद यह साफ हो गया कि शीतल पर मारणांतिक काले जादू का प्रयोग किया गया है। सुशांत वहां चुपचाप खड़े उदास होकर यह सब कुछ देख रहा था। शास्त्री जी ने उस पेंडेंट को हवन कुंड में डालकर अग्नि को आहुति दे दी और शीतल के शरीर को उस बुरी आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। सुशांत ये सोचकर हैरान था कि निशा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो तो हम दोनों की सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। शास्त्री जी ने सुशांत को सांत्वना देते हुए कहा, देखो बेटा, इसमें अचंभित होने जैसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि यह आपसी रंजिश का मामला है। ये तो साफ है कि वो तुम दोनों से किसी बात को लेकर बहुत ही गुस्सा थी, इसीलिए अपनी दुश्मनी निकालने के लिए निशा ने ये सब कुछ किया। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा अब तीनों के बीच क्या हुआ कि उसको अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इतना खतरनाक रास्ता चुनना पड़ा। ये बात सुनते ही प्रमोद ने कहा, मुझे पता है कि उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, शास्त्री जी की ये बात सच है। मैं जानता हूँ कि कौन सी बात निशा को खटक रही थी। एक बार निशा ने ही मुझसे कहा था, मैं सुशांत से बहुत प्यार करती हूँ और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब मैंने ही उसे समझाया था कि अरे पूरे कॉलेज में सबको पता है कि सुशांत और शीतल दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली है। तुम तो उन दोनों की बेस्ट फ्रेंड हो, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो। तो उसने तुरंत बात पलटी और हंसकर बोली कि अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे रिएक्शन को देखने के लिए कि तुम इस बात पर कैसे रिएक्ट करोगे। ये बोलकर वो हंसते हुए वहां से चली गई। तो मैंने भी उस बात को हल्के में ले लिया और भूल भी गया। लेकिन किसको पता था यार कि निशा के सर पर तुम्हारे प्यार का इतना जुनून सवार है। मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त, मुझे उसी दिन तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था ताकि निशा के मामले में तुम होशियारी बरत सकते और ये सब कुछ होने से शायद रोक सकते थे। सुशांत ने प्रमोद से कहा, देखो प्रमोद, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारे बोलने या ना बोलने से निशा का मन या उसके ख्यालात बदलने वाले थे। अपने को दोष देना बंद करो। चलो अभी घर चलते हैं। फिर तीनों ने शास्त्री जी से आशीर्वाद ली और घर चले गए। अगले दिन पता चला कि निशा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। वो अपने ही घर के लिविंग रूम में मरी हुई मिली। उसका गर्दन टूटकर एक तरफ मुड़ गया था, जीभ बाहर आ गई थी, आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ चली गई थी, हाथ पैर सब अजीब तरीके से मुड़ गए थे। पुलिस तहकीकात में लगी हुई थी, लेकिन कुछ खास सबूत नहीं मिल रहा था जो ये साबित कर सके कि निशा की मौत कैसे हुई। लेकिन सुशांत, शीतल और प्रमोद को निशा के इस भयानक अंत के बारे में पता था, जिसे वो लोग किसी के सामने भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि इन बातों का कानून में कोई महत्व नहीं है। ऐसे कोई पुष्टि नहीं है जो ये साबित कर सके कि निशा की मौत स्वाभाविक थी या हत्या। आखिरकार ये साबित हो गया कि निशा को उसकी गलती की सही सजा मिली, जो नियति ने उसे दिया था। प्यार खूबसूरत है, प्यार अद्भुत है। इसका अनुभव करने के लिए प्यार को प्यार के नज़रिए से ही देखना ज़रूरी है, ना कि नफ़रत के नज़रिए से। प्यार दोनों तरफ होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता, वो जुनून कहलाता है। और प्यार को प्यार से पाया जाता है, जुनून से नहीं, क्योंकि इसमें हमेशा एक को भुगतना पड़ता है। दो दिलों के मिलने पर जो प्यार पनपता है
उसी से ही प्यार का अद्भुत अनुभव किया जा सकता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें हो या किसी की साजिश हो, अंत में जीत सच्चे प्यार की ही होती है। लव यू ऑल एंड हैव अ लवली लाइफ। कहानी सुनने वालों से मेरी एक विनती है, ऐसे ही बहुत सारे कहानियों को लाने के लिए हमें आपका प्यार और प्रेरणा की ज़रूरत है। तो जल्दी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।